नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर आना हुआ। कुछ जिम्मेदारियाँ हो गई थी जिसकी वजह से हम अपना यूट्यूब चैनल में वीडियोस नहीं डाल पाए थे। तो चलिए आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं। आज का इसमें टॉपिक है आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे आईटी गैजेट्स क्या होते हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो आईटी गैजेट्स क्या है? गैजेट इज अ डिवाइस और एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए गैजेट एक उपकरण है या कोई एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक, इट इज अ टर्म्स दैट कवर्स और अवेलेबल डिवाइसेस। यह एक शब्दावली है जो कि सभी उपकरणों को कवर करती है, जैसे कि टेलीविजन सेट्स, सेलफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और टैबलेट्स। ठीक, फिर है द डिवाइसेस आर यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द डिजिटल वर्ल्ड थ्रू स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन। ये जो डिवाइसेस हैं वह सभी जगह यूज होती हैं, चाहे हम व्यापार के क्षेत्र में देख लें, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, कम्युनिकेशन संचार के क्षेत्र में देख लें, हेल्थ केयर के क्षेत्र में देख लें, या फिर हम एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में देख लें। किसी भी क्षेत्र में कम्युनिकेट यानी कि संचार के माध्यम की तरह इन डिवाइसेस का उपयोग होता है। तो यहाँ पर कुछ आईटी डिवाइसेस दी गई हैं, जैसे कि पहला लैपटॉप्स और नोटबुक्स, दूसरा है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, तीसरा है टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। तो पहला लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स। लैपटॉप क्या है? A laptop computer is a portable personal computer often designed to fit on your lap and hence the name is given to it। यानी कि एक लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब कि इसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर मतलब कि इसमें आप अपने पर्सनल कार्य कर सकते हैं, या ऑफिस से रिलेटेड यदि कोई ऑफिस में कार्य करते हैं तो ऑफिस से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। और इसे लैपटॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइज इतना होता है कि इसे हम अपने लैब यानी कि गोद में रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम लैपटॉप है। ठीक, इट कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज और पावर सप्लाई और बोथ। लैपटॉप को हम बैटरीज के द्वारा भी चला सकते हैं या पावर सप्लाई के द्वारा भी चला सकते हैं, या दोनों के द्वारा। इट कैन बी कैरीड इन योर सूटकेस इजली। इसको हम अपने सूटकेस या बैग में आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लैपटॉप बैग की इमेज है। तो पहले के टाइम पे जब स्टार्टिंग में लैपटॉप आए थे तो उसके लिए नॉर्मल बैग आते थे। अब स्मार्ट बैग्स भी आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज अ हैंड कंप्यूटर एंड पॉपुलरली नोन एज अ पाम टॉप। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जिसे हम हाथ में ले सकते हैं और इसे हम पाम टॉप के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि छोटा सा कंप्यूटर जिसे हम अपने हाथ में लेके कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसा कार्य हमें एक कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं। इट हैज अ टच स्क्रीन एंड मेमोरी कार्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। इसमें भी स्मार्टफोन की तरह इसमें भी टच स्क्रीन होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड होता है। It provides personal information management functions such as a calendar, an appointment book, an address book, a calculator and a notepad। तो उसमें वे सभी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप में होती हैं, जैसे कि कैलेंडर, अपॉइंटमेंट बुक या एड्रेस बुक। ठीक है, जिसमें हम किसी भी
चीज़ का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या किसी का एड्रेस नोट कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी होता है कैलकुलेशन के लिए, और नोटपैड भी होता है। फिर आता है टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी क्या है? टैबलेट computers are commonly shortened as tablet PCs and are defined as flat, thin mobile computers that come fitted with a touchscreen display. तो टैबलेट कंप्यूटर्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टैबलेट पीसी कहते हैं। और फ्लैट यानी कि पतला मोबाइल की तरह दिखने वाला कंप्यूटर होता है। ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो बिना कीबोर्ड के भी चल जाता है, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है। जैसे हम स्मार्टफोन में वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ हम एक एक्सटर्नल कीबोर्ड ऐड करके उसे कंप्यूटर की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम अब हम अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। एक OTG डिवाइस आती है, उसको अपने स्मार्टफोन से जोड़ के फिर उसमें USB की कीबोर्ड जोड़ेंगे, तो उसको भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर है टैबलेट्स कम इंस्टॉल्ड विद एप्लीकेशंस दैट परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ टास्क। टैबलेट्स में हम वही सभी टास्क या कार्य परफॉर्म कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं। The two operating systems used with tablets are Apple iOS, which is used with iPads, and Google Android, which is used with Android tablets. तो टैबलेट्स में हम दो प्रकार के सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। एप्पल iOS जो कि iPad में आता है, और गूगल का एंड्रॉयड भी जो कि एंड्रॉयड टैबलेट्स में आता है। ठीक है, अब कंप्यूटर के क्या उपयोग हैं? द यूज ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ डेली बेसिस इन आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकली इन डेली लाइफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ फैक्ट्स एंड डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। द यूजेस ऑफ कंप्यूटर आर डिस्कस्ड बिलो। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का उपयोग हमारी दैनिक जिंदगी में काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल छोटे से लेकर बड़ा काम तक हर काम कंप्यूटर के द्वारा होता है। अब देखिए, हमारा स्मार्टफोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। चाहे हमें किसी से रुपये लेना हो या किसी को रुपये भेजना हो, तो उसके लिए हम UPI का यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन के द्वारा। या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कार्य हो, तो उसके लिए हम स्मार्टफोन का यूज करते हैं ज़्यादातर। अब उसके लिए हर जगह लैपटॉप तो लेके नहीं जा सकते, है ना। और भी बहुत सारे काम है। बैंक में देखें तो बैंक में हर काम के लिए कंप्यूटर्स का यूज होता है। एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज होता है। कैसे हमें कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन का यूज करके कोई भी टॉपिक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के उपयोग दिए गए हैं। तो पहला इसमें साइंटिफिक रिसर्च। देयर आर वेरियस कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च सच एज डेटा स्टोरेज। तो बहुत सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान में यूज होती हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, instrumentation control, and knowledge sharing. The speed and accuracy of a computer is enabled in scientific analysis and has to be carried out very fast. तो साइंटिफिक रिसर्च में हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है, डेटा को एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो ये सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। या फिर हमारे कंप्यूटर में कुछ चीज़ स्टोर हो, उसे हम किसी के साथ शेयर करना सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस, इज मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग पेपरलेस ऑफिस, सो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड टुडे। कहने का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिजनेस या नॉन बिजनेस, वे सभी पेपरलेस ऑफिस के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि बहुत कम पेपर का यूज हो और सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा हो। यदि किसी ऑफिस को अपने एम्प्लॉयज को कुछ चीज़ शेयर करना है तो वो उनके स्मार्टफोन में या लैपटॉप में शेयर कर देते हैं, जिससे कि पेपर वर्क बहुत कम हो। ठीक। और ऑफिस के जितने भी कार्य हैं, चाहे छोटे कार्य बड़े कार्य, वो सभी कंप्यूटर्स के द्वारा ही होते हैं। इंटरनेट, it is a network of computers in the world. You can browse through much more information than you could do in a library. That is because computers can store enormous amounts of information. इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, अब देखिए होता क्या है कि यदि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दें, ठीक, तो वो दो कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया। फिर उसको हम 3 कंप्यूटर से जोड़ दें, फिर 4 कंप्यूटर से जोड़ दें, ठीक है। तो ऐसा बहुत बड़ा, यदि हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते जाएं तो वो बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। तो इंटरनेट भी उसी प्रकार का नेटवर्क है। अब नेटवर्क भी कई कई टाइप होते हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन। वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे कंप्यूटर्स के उपयोग के बारे में जान रहे हैं। देखिए फिर आगे है, यू कैन ब्राउज थ्रू मच मोर इन्फॉर्मेशन देन यू कुड डू इन अ लाइब्रेरी। मतलब कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें लाइब्रेरी में बुक्स के द्वारा ले सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट के सहायता से कंप्यूटर के द्वारा ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब देखिए, लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी तो लिमिटेड है, उसमें लिमिटेड बुक्स ही होती हैं। अब जैसे स्कूल है, तो स्कूल वहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं, कोर्सेज से रिलेटेड ही बुक्स होंगी लाइब्रेरी में। अब लेकिन एक कंप्यूटर में हर तरह के कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक। देखिए नेक्स्ट है बुक पब्लिशिंग, यानी कि यदि हमें बुक को पब्लिश करना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। With desktop publishing, you can create page layouts for a multitude of books on your personal computer. Nowadays, newspapers and magazines of the books are designed using DTP and are printed at one place and distributed so that you can get them every morning. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के द्वारा हम पेज लेआउट्स बना सकते हैं अपनी बुक्स के लिए अपने पर्सनल कंप्यूटर में। अब आजकल के टाइम में तो जो न्यूज़ पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं या बुक्स हैं, उनके जो फ्रंट पेज होते हैं या फिर हम कहें और पेज होते हैं, वह डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं और उन्हें एक जगह प्रिंट किया जाता है, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। इसी कारण से जो न्यूज़ पेपर है, हर सुबह हमें न्यूज़पेपर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर्स in medicine. You can diagnose disease, you can learn the cures. Software is used in magnetic resonance imaging to examine the internal organs of human body. तो कहने का मतलब है कि यदि मानव शरीर में कुछ भी बीमारी है तो उसको हम कंप्यूटर्स के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं। क्योर्स यानी कि बीमारी को से अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो हम कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में दिख रहे हैं, ये एक मशीन है,
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI, आपने सुना भी होगा। तो इसके अंदर जो भी पेशेंट होता है इसके अंदर इसमें इस बेड पर लिटाया जाता है और इस मशीन के अंदर पेशेंट को ले जाया जाता है। तो जब ये मशीन एक्टिवेट होती है तो उस टाइम पे इस रूम के अंदर कोई नहीं होता है, इस मशीन को रूम के बाहर से ही ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि ये जो मशीन है इसकी मैग्नेटिक पावर इतनी ज़्यादा होती है कि यह किसी भी इंसान को अपनी तरफ बहुत तेज स्पीड से खींच सकती है। ठीक है, तो इसे बाहर से ही जो डॉक्टर्स होते हैं ऑपरेट करते हैं। जैसे ही बेड इस मशीन के अंदर जाता है तो फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ह्यूमन की पूरी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका यूज हमारे माइंड यानी कि ह्यूमन माइंड को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। थैंक्स टू computers which have computing speeds of over a million of calculations per second, you can perform the biggest of mathematical calculations. तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर्स के द्वारा हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो या कितनी भी बड़ी या छोटी कैलकुलेशन हो वो आसानी से कर सकते हैं। यदि हम मैनुअली बड़ी कैलकुलेशंस को करने लगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर्स को मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करने में कुछ ही सेकंड का या कुछ ही मिनटों का टाइम लगता है। ठीक, तो फिर है बैंक्स। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर डन बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो बैंक में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम है वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन में अपना कार्ड स्वैप करते हैं, तो जो भी अमाउंट निकालना उतना अमाउंट फीड करते हैं, अपना पिन कोड डालते हैं, फिर कुछ सेकंड वेट करने के बाद हमारा उतना अमाउंट एटीएम मशीन से निकल जाता है। तो वो सब प्रोसेस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है। या फिर जो बैंक में ही एटीएम्स होते हैं जिनमें हम अपनी पासबुक डालते हैं और पासबुक में एंट्री हो जाती है, तो वो सब भी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ट्रैवल। One can book air tickets or railway tickets and make hotel reservations online. It reduces the time wastage and travel time for everyone. तो कहने वाला है कि आजकल के टाइम में चाहे हवाई जहाज का टिकट बुक करना हो, रेलवे का टिकट बुक करना हो या कोई होटल बुक करना हो तो वैसे भी ऑनलाइन हो जाते हैं। तो पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम यदि आपको रेलवे टिकट बुक करना होगा तो आपको रेलवे स्टेशन में जाके रेलवे विंडो में जाके आपको वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता था, फिर टिकट मिले, फिर जब आपका नंबर आया तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। अब ऑनलाइन होने से क्या है कि ऑनलाइन होने से आप अपने घर बैठ के ही रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर आपको हवाई जहाज से यात्रा करनी है तो हवाई जहाज का टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर डिफेंस। There is a software embedded in almost every weapon. Software is used for controlling the fight and targeting in ballistic missiles. It is used to control access to atomic bombs. तो आजकल के टाइम में सॉफ्टवेयर का उपयोग हर फील्ड में होता है। जैसे कि हम देखते हैं डिफेंस फील्ड में भी ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर, अब जहाँ पर भी बात आती है सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग की भी बात आती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
यदि आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। आजकल के टाइम में तो जैसे पाइथन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपको आनी ही चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द फ्लाइट एंड टारगेटिंग इन बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए भी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। जैसे कि हम देखते हैं, जो जब एक हवाई जहाज उड़ता है तो फ्लाइट कंट्रोल रूम से कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और उसमें भी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। और जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स होने की मिसाइल्स को, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनको टारगेट तक हिट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, यानी कि परमाणु बम होते हैं, उनको अक्सर करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसा तो ही है कि एटॉमिक बम जैसा तो ही है कि दीपावली के बम की तरह हमने एक जगह पर रखा और उसे मोमबत्ती जलाया, फोड़िए, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर एटॉमिक बम यानी कि परमाणु बम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो उसको जहाँ पे भी उसकी लोकेशन होती है वहाँ पे फिट करके उसके लोकेशन से काफ़ी दूरी से उसे एक्सेस किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ई लर्निंग। Instead of a book, it is easier to learn from an e-learning software. It not only contains text but also images and animations. तो कहने वाला सिंपल, बुक हमें कुछ भी चीज़ पढ़ना हो तो बुक के अलावा ई लर्निंग है, यानी कि हम उस चीज़ को कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से। तो ई लर्निंग में क्या है कि जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर में हो, टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी होती हैं और एनिमेशन भी होते हैं, जिससे हमें बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, और हमारा रीडिंग टाइम भी इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एग्जामिनेशंस। यू कैन गिव ऑनलाइन एग्जाम्स एंड गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स। यू कैन चेक योर ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट्स। तो कहने वाला है, आजकल एग्जाम भी अब ज़्यादातर कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन लिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका बैंक का एग्जाम हो या फिर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम देने के कुछ ही समय बाद आपका रिजल्ट भी आ जाता है। या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मॉक ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आप उसी टाइम देख सकते हैं एग्जाम देने के तुरंत बाद, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी सही है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इन बिजनेस। शॉप्स एंड सुपरमार्केट्स यूज सॉफ्टवेयर which calculate the bills. Taxes can be calculated and paid online. Accounting is done using computers. यानी कि जितनी भी शॉप्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वो सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं अपने गुड्स को और बिल्स को मेंटेन करने के लिए। और जो भी टैक्सेस हैं गुड्स पर, यानी कि कस्टमर ने जो भी बाय किया होता है, उस टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए उनका भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, और बिल पे करने के लिए भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है। अकाउंटिंग इज डन यूजिंग कंप्यूटर। अकाउंटिंग भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में बही खाता यूज करते थे शॉप कीपर्स, यानी कि एक लाल किताब होती है काफ़ी लंबी, उसमें सब ट्रांजेक्शन
नोट होते थे, लेकिन अब कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। एंटरटेनमेंट, अब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कैसे, जैसे कि मूवीज हो या कोई एनिमेशन फिल्म्स हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स हो, न्यूज पेपर में, टीवी शो, और बहुत सी कुछ चीजें कंप्यूटर्स के द्वारा की जाती हैं। देखिए, यानी कि हम कंप्यूटर के द्वारा मूवीज को देख सकते हैं ऑनलाइन, या एनिमेशन फिल्म को देख सकते हैं, या क्रिएटिव कर सकते हैं, न्यूज पेपर के लिए एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, टीवी के लिए एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, और बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। ठीक, चलिए हम बात है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेसिक क्या है? अब हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ ए computer are called hardware. There are many different kinds of hardware components that can be installed inside and connected to the outside of a computer. यानी कि फिजिकल पार्ट कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर के जो पार्ट भौतिक रूप से हमारे सामने में है, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें हम हार्डवेयर बोलेंगे। There are different kinds of hardware components that can be installed inside and connected to the outside of a computer. तो हार्डवेयर कंपोनेंट बहुत से होते हैं, जो कि उनमें से कुछ कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर कनेक्टेड होते हैं, और कुछ कंपोनेंट कंप्यूटर के बाहर। कुछ एग्जांपल हैं हार्डवेयर कंपोनेंट के, जैसे कि मदरबोर्ड, जिसके आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, ठीक है। तो वे जो भी एक्सटर्नल हार्डवेयर जोड़ते हैं इसी मदरबोर्ड में जुड़ते हैं, जैसे कि यूएसबी कंप्यूटर हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, या फिर रैम हो गया, तो इसी मदरबोर्ड में जो जोड़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है, जैसे हम सीपीयू भी होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि एक कंट्रोल यूनिट का हिस्सा होता है। आईसीस यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है हर फील्ड में, ठीक है, चाहे बेसिकली ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इसका उपयोग होता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, तो उसमें आईसीस यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जरूर लगी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ एम्बेड हो जाते हैं, जैसे कि जो डिवाइस का साइज है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं लैपटॉप के रूप में, स्मार्टफोन के रूप में, ठीक है। हार्ड डिस्क, ठीक है, तो ये भी हार्डवेयर है, जो कि मदरबोर्ड में ही लगता है। मॉनिटर मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है। तो पहले के टाइम में मदरबोर्ड अलग और मॉनिटर अलग आते थे, लेकिन अब आजकल के टाइम में ऑल इन वन कंप्यूटर्स आते हैं, तो मदरबोर्ड भी मॉनिटर में ही पीछे की साइड से लगा हुआ आता है। कीबोर्ड, कहते हैं, तो ये भी हार्डवेयर है। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, प्रोजेक्टर यह भी एक हार्डवेयर है। Following figure shows the shows the five major building blocks or functional units of a digital computer system. तो बेसिकली यह कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है, जो कि फाइव मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स या फंक्शनल यूनिट्स कंप्यूटर सिस्टम के शो करता है। और यह फाइव यूनिट्स क्या है? फाइव बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये है पूरा,
आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अब इनपुट यूनिट जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड, ठीक है, तो उसके द्वारा हमने कोई डेटा इनपुट किया, ठीक है, तो वह डेटा सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में जाके अब कंट्रोल यूनिट यहाँ यहाँ दिखता है, सॉरी वो डेटा सबसे पहले मेमोरी यूनिट में जाता है, यानी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि रैम। ठीक है, तो जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो डेटा सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में जाता है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है। अब कंट्रोल यूनिट यह डिसाइड करती है कि वो कि किस डेटा को किस आधार यूनिट में भेजना है। कहने का मतलब है कि यदि डेटा कैलकुलेशन के लायक डेटा हुआ तो कंट्रोल यूनिट उसे अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट सेक्शन में भेज देता है, जहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट से रिलेटेड कैलकुलेशंस की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वापस डेटा कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और कंट्रोल यूनिट उसे आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। ठीक है, तो यह पूरा सेक्शन सीपीयू होता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कहलाता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट तीनों को मिला के एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। ठीक, समझ गए आप लोग? तो फिर से बता देता हूँ। जैसे कि हमने इनपुट यूनिट के द्वारा, जैसे कि कीबोर्ड के द्वारा कोई भी डेटा हमने इनपुट किया तो सबसे पहले वो मेमोरी यूनिट यानी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके पास जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। अब कंट्रोल यूनिट यहाँ देखता है कि डेटा किस प्रकार का है। यदि अरिथमेटिक यदि कैलकुलेशन से रिलेटेड या लॉजिकल डेटा हुआ तो कंट्रोल यूनिट उसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में भेज देता है। फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर वह डेटा वापस कंट्रोल यूनिट के पास आता है, फिर कंट्रोल यूनिट उसे आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर स्क्रीन में भेज देता है। इस तरह हमें डेटा मॉनिटर स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। ठीक, तो 4 ऑपरेशंस क्या है उसमें? इनपुट यानी कि सेंडिंग डेटा टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट, यानी कि हम किसी इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड के द्वारा डेटा कंप्यूटर में सेंड कर रहे हैं तो उसको इनपुट कहते हैं। स्टोरेज, अ प्लेस टू सेव अ रिजल्ट इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर इज नोन एज स्टोरेज, यानी कि जब डेटा यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया, आउटपुट डिवाइस में शो हो गया, तो उस डेटा को जहाँ पर स्टोरेज करने की जो प्रोसेस होती है उसे स्टोरेज कहलाता है, यानी कि सेव करने की प्रोसेस। आउटपुट, द रिजल्ट डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट, यानी कि जो रिजल्ट यानी कि प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट मॉनिटर स्क्रीन में शो हो रहा है उसे हम कहते हैं आउटपुट। प्रोसेसिंग, द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि अरिथमेटिक जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और लॉजिकल मतलब कि जैसे कि हमें वैल्यूज या दो से ज़्यादा वैल्यूज या ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना हो तो उसे भी हम प्रोसेसिंग कहते हैं। The CPU takes the data and instructions from storage unit and makes all sorts of calculation based on the instruction given and type of provided. तो जो CPU होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट स्टोरेज यूनिट से लेता है। ठीक है, और मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन टाइप ऑफ प्रोवाइडेड। तो सभी और फिर उसके बाद ALU के द्वारा कैलकुलेशंस खुलवाता है। ठीक है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन दी गई होगी
और फिर उसी के आधार पर रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक, अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आल्सो नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, या सीपीयू को हम दो नामों से जानते हैं, एक तो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का दिमाग। इट कंट्रोल्स, तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होते हैं वह सब माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मशीन्स ऑपरेशंस एंड कैरी आउट कमांड्स, यानी कि मशीन यानी कि सिस्टम के द्वारा कमांड को एक्सेप्ट करवाना, ऑपरेशन करवाना, तो सब माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का काफी उपयोग होता है, तो इसलिए ही ये इम्पोर्टेंट होता है। इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मशीन्स ऑपरेशंस एंड कैरीड आउट, ठीक है, ये चीज हो गया। इंस्ट्रक्शंस आर सेंड टू द सीपीयू बाय प्रेसिंग की, यानी कि जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन जाता है, या फिर हम यदि कोई माउस क्लिक कर रहे हैं उससे भी सीपीयू को इंस्ट्रक्शन जाता है। ठीक है, या कभी हम फाइल खोलते हैं या फाइल को डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी ऑपरेशन हम करते हैं तो उससे सीपीयू को इंस्ट्रक्शन जाता है और उसी के अनुसार वह कंप्यूटर के द्वारा कार्य को करवाता है। अब माइक्रोप्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो एक माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होता है और अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। When main memory is added to a microprocessor, it becomes the CPU। ठीक है, तो कहने का एक माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल, एक माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंट्रोल होता है। और जब उसमें मेन मेमोरी जैसे कि रैम जोड़ दी जाती है तो वो पूरा एक सीपीयू बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज तक हमने सीपीयू को क्या समझते थे, जो 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 मॉनिटर के बगल में एक बड़ा सा डब्बा होता है। ठीक है, वो सीपीयू नहीं होता, उसको हम कैबिनेट बोलते हैं, जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड के बीच सेक्शन में जो छोटी सी चिप होती है इसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू के प्राइमरी सेक्शंस या फिर मेजर सेक्शंस क्या क्या है? प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी क्योंकि रैम होती है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट, यानी कि start the data and the instruction feed to the computer through the input units are stored in this primary storage unit। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले जो भी डेटा है वह डेटा सबसे पहले मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी हम कहें रैम पर जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर है तो सबसे पहले रैम पर लोड हो रही होती है। तो जब तक लोडिंग की प्रोसेस चलती है तो एक प्रोग्रेस बार ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो वो उसका मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम पर लोड हो रही हैं। जब वो लोडिंग होने की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो हमें मॉनिटर स्क्रीन विजिबल हो जाती है। ठीक है, फिर जाके हम वहाँ पे अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर इसमें अगला है सिमिलरली द डेटा विच इज टू बी आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। तो प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद डेटा हमें आउटपुट के रूप में दिखता है। ठीक है, सिस्टम इज आल्सो मेमोरी स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी।
it is also the area where intermediate stages of कैलकुलेशन आर स्टोर, यानी कि प्राइमरी में जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद या कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आउटपुट के रूप में जनरेट होता है वह थोड़े समय के लिए प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम पर स्टोर होता है। कब तक के लिए? जब तक कि हमारा कंप्यूटर या सिस्टम ऑन है। ठीक है, अब आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? सीपीयू का एक भाग है जहाँ पे सभी प्रकार की प्रोसेसिंग जॉब्स या कार्य परफॉर्म होते हैं। तो दो प्रकार के ऑपरेशंस ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, तो ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस ALU के अंतर्गत होते हैं। All the operations are by ALU under directions of the control unit। तो जो भी ALU के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिक या लॉजिकल, तो वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा डायरेक्ट होते हैं, यानी कि कंट्रोल होते हैं। Once the data enters into the memory, the data necessary for processing is transferred into the ALU। यानी कि जैसे ही जो डेटा होता है वो मेमोरी में यानी कि रैम में इंसर्ट हो जाता है, तो वहाँ से कैलकुलेशन लाइक जो डेटा होता है वह ALU में प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, देखिए फिर अगला है कंट्रोल यूनिट। This unit is responsible for controlling the entire working of the computer। यानी कि कंप्यूटर में जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्य को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। The timing and control signals are generated by this unit and जो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही जनरेट होते हैं, सेंड टू द अदर यूनिट्स। कहने का मतलब है कि जैसे स्टोरेज यूनिट को डेटा स्टोर करना है तो कंट्रोल यूनिट उसके लिए एक सिग्नल जनरेट करता है और स्टोरेज यूनिट को भेज देता है। ठीक है, और जैसे कि आउटपुट यूनिट यानी कि नोटिस स्क्रीन में डेटा डिस्प्ले होना है तो आउटपुट के लिए सिग्नल जनरेट करता है और आउटपुट यूनिट को भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टाइमिंग या कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट होते हैं और रिलेवेंट यूनिट को डेटा के एक्टिवेशन के लिए भेज दे जाते हैं। It also controls the transfer of data between memory and input output device। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो मेमोरी होती हैं और इनपुट या आउटपुट डिवाइस होते हैं उनके बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होता है उसको भी कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात आती है इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस का एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के लिए कंप्यूटर में। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस इस प्रकार से हैं। माउस क्या है? बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे एक हाथ में पकड़ा जाता है और एक फ्लैट सरफेस के अक्रॉस मूव किया जाता है। तो माउस का उपयोग जो किया जाता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, आइकन्स को सेलेक्ट करने के लिए, फाइल्स और फोल्डर्स को सेलेक्ट करने के लिए या डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पर। Once you have moved the pointer to an icon, folder or other object, clicking on double clicking that object open the document or execute the program। ठीक है, अब जैसे मैं किसी आइकन के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को खोलना है तो उसे हम माउस को ड्रैग करते हैं। ठीक है, और डबल क्लिक करते हैं तो वो आइकन के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर या फोल्डर ओपन हो जाता है। देखिएगा कैसे, तो देखिएगा ऐसे जैसे मैंने
के किसी आइकन के ऊपर माउस के पॉइंटर को होवर किया, ठीक है, तो इसमें मैंने एक बार क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, और फास्टली डबल बार क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यदि बात करें किसी फोल्डर की, तो जैसे ये एक फोल्डर है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वापस। ठीक है, फिर है टेक्निक्स फॉर यूजिंग अ माउस। फाइव एसेंशियल टेक्निक्स फॉर यूजिंग अ माउस आर डिस्कस्ड बिलो। पहला इसमें पॉइंटिंग, इट मीन्स टू मूव द कर्सर टू द आइकन और अ मेन्यू आइटम। जैसे कि मान लीजिए ये कर्सर है, इसके ऊपर मैंने ऐसे माउस के पॉइंटर को रखा तो इसका उसको कहा जाता है पॉइंटिंग, ठीक है। अगर मैंने इसमें एक बार क्लिक किया तो उसको कहा जाता है क्लिकिंग, ठीक है। और फास्टली दो बार क्लिक किया तो उसका आता है डबल क्लिकिंग। तो डबल क्लिकिंग करने से फाइल हमेशा खुल जाती है, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये मैं आपको दिखाऊं। तो जैसे ये हमारा फोल्डर है, मैं इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, तो इसके अंदर ये फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है, ठीक। Dragging, it means to hold the mouse button as you move the pointer। अब देखिए इसका मतलब है कि ड्रैगिंग का मतलब कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं व्यू को लेता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, व्यू, ड्रैगिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये एक फाइल है, ठीक है, ये वैसे तो फाइल ही है, तो मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है, और लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, फिर मैंने अपने माउस को मूव किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। यहाँ पे अभी इसमें अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है, मैंने इसमें ड्रैग किया और यहाँ पे ला के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो फाइल है ये यहाँ से यहाँ पर आ गई। या फिर ये फोल्डर है, मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसे मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। देखिए हम आगे देखते हैं। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ ए माउस। द फॉलोइंग आर द सम एडवांटेजेस ऑफ ए माउस। माउस के निम्नलिखित एडवांटेजेस हैं। इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट एनी इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। द माउस गिव्स द कंप्यूटर यूजर टू फ्रीडम टू मूव कर्सर इन एनी डायरेक्शन। माउस
की सहायता से हम कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आपको स्क्रीन पर एरो दिख रहा है वो माउस का कर्सर है, तो मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता हूँ। ठीक है। इट परफॉर्म्स वेरियस टास्क सच एज ओपनिंग अ फाइल और मूविंग अ फोल्डर। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फाइल को ओपन करना या फोल्डर को मूव करना। जैसे कि ये फोल्डर है, मुझे इसे ओपन करना है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, तो ये फोल्डर ओपन हो गया। ठीक, या फिर हमने इसमें राइट क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया, तो भी ये फोल्डर ओपन हो गया। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से हम माउस का यूज करते हैं। फिर अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ए माउस। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ए माउस। माउस के कुछ डिसएडवांटेज हैं। अनलाइक द एरोज ऑन ए कीबोर्ड व्हिच फोर्स द यूजर टू इमीडिएट सेट ऑफ डायरेक्शंस, दे मूव द पॉइंटर इन ऑल डायरेक्शंस। कह रहा है कि कीबोर्ड्स में जो एरोज कीज होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा हमें लिमिटेड डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, कि माउस के और हम पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अब यह है कि हम कीबोर्ड की, जैसे कीबोर्ड के एरोज की इससे होती हैं, उनकी तरह हम माउस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दे नीड अ फ्लैट सरफेस और एल्स दे वांट फंक्शन। तो माउस को यूज करने के लिए, यानी कि जो पहले के माउस आते थे उनको यूज करने के लिए फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है। ठीक है, वरना वह कार्य नहीं करते थे। लेकिन अब जो माउस आते हैं वह ऑप्टिकल माउस आते हैं, सेंसर वाले। ठीक है, हम उन्हें किसी भी सरफेस पर यूज करें तो वो सेंसर माउस के मोशन को सेंस करता है और उसी के हिसाब से कर्सर को स्क्रीन पर मूव करता है। A mouse cannot easily be used with a laptop or a notebook or palm-top computers. माउस आसानी से लैपटॉप, यानी कि ये सब जो आते हैं ये पहले की टाइम की बातें हैं, कि अब माउस जो है पहले के टाइम में आसानी से लैपटॉप या नोटबुक या palm-top कंप्यूटर में यूज नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको माउस को इंस्टॉल, जैसे ही हम माउस को कंप्यूटर या लैपटॉप में प्लग इन करते थे तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सेम चीज़ पेन ड्राइव के साथ भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई माउस को या पेन ड्राइव को प्लग इन करते हैं तो जो भी जरूरी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ माउस की बात करें तो उसमें अलग अलग प्रकार के माउस होते हैं, जैसे कि सीरियल माउस। सीरियल माउस स्टार्टिंग में यूज होते थे, अब तो बहुत कम होते हैं। अब तो बेसिकली ज़्यादातर यूएसबी माउस या वायरलेस माउस यूज होते हैं। ठीक है, अब सीरियल माउस क्या है? सीरियल पोर्ट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कनेक्टिंग अ माउस। सबसे कॉमन मेथड है माउस को कनेक्ट करने का। Serial mouse is connected to either a COM1 or COM2 port, that is to any one of the available serial ports on the computer. यदि हमारे कंप्यूटर में कोई सीरियल पोर्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, COM1, COM2, COM3, तो इनमें किसी भी पोर्ट पर हम माउस को जोड़ सकते हैं। Bus mouse, difference between a bus mouse and a serial mouse is that a serial mouse is connected to a serial port. सीरियल माउस एक सीरियल पोर्ट में कनेक्ट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं COM1, COM2, COM3। ठीक है,
वेयर एज द बस माउस से कनेक्टेड टू स्पेशल बोर्ड, जबकि बस माउस जो है वो एक स्पेशल बोर्ड से कनेक्ट होता है, जो कि बेसिकली बस माउस के लिए ही बना होता है। ठीक है, तो इसके आगे भी माउस के और प्रकार हैं, उन्हें हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक, ओके। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आगे की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।